दूसरे दिन सूरज की रोशनी से वर्षा की आंखें खुली तो वो अचानक से उठकर बैठ गई। रूम साफ था, बस बेड पर कुछ गुलाब बिखरे थे। उसे यकीन हो गया कि रात सच में कोई ख्वाब नहीं था, सब कुछ हकीकत में हुआ था, जो उसने रोहन के साथ जिया था। फिर खुद को देखा तो रोहन की बातें याद करके ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लिया। कुछ देर बाद उठी तो सामने एक चिट था जिस पर लिखा हुआ था, मैं इंतजार करूंगा जान, लेट मत करना। वैसे चाहता तो था साथ लेकर आने को, लेकिन फिर खुद को रोक लिया कि कहीं मेरी एक छोटी सी गलती से कुछ गलत ना हो जाए। इसलिए अब जल्दी आना इंतजार कर रहा हूँ। आई लव यू। मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। बरसा ने अब वो चिट उठाकर ड्रॉर में रखा और अपने बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई तो अलमारी में कपड़े देखते हुए उसकी नज़र रेड कलर के सूट पर टिक गई। फिर निकाल कर उसे पहन लिया। वो एक फुल लेंथ रेड फ्रॉक सूट पहना था, मांग में सिंदूर लगाया और गले में मंगलसूत्र, जिसमें उसका चेहरा अब और खिला खिला सा लगने लगा। फिर उसने अपने रूम को देखा और सर को ठोकते हुए बोली, मैं भी। फिर जल्दी से बेडशीट चेंज किया और रूम ठीक करके बाहर आ गई। सुषमा जी ने उसे आज इतना खुश देखा तो उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, ऐसे ही रहा करो, अच्छी लगती हो। किसी की नज़र ना लगे मेरे बच्चे को। और जाओ, आओ बैठो, चाय पियो। कब से इंतजार कर रही थी, लेकिन फिर सोचा सो रही हो तो सोने देती हूँ। वर्षा हाल में सोफे पर बैठते हुए इधर उधर देखते हुए बोली। माँ बोली, भाई कहाँ है, कहीं दिख नहीं रहे। सुषमा जी चाय का कप उसे पकड़ाते हुए बोली, लो पहले चाय पियो, यहीं कहीं गया होगा, आ जाएगा। वर्षा, हाँ। और पापा वो भी नहीं दिख रहे हैं, वो भी कहीं गए हैं क्या? सुषमा जी, तुम चाय पियो, वो दोनों यहीं कहीं गए होंगे या बाहर बैठकर बहस कर रहे होंगे। काम ही क्या रहता है दोनों बाप बेटे का, जब देखो तब लड़ने के अलावा। जैसे कुछ सूझता ही नहीं। वर्षा टीवी का रिमोट उठाते हुए बोली, आज का मौसम काफी अजीब है, सुबह सुबह ही लग रहा बारिश होगी। बोल टीवी ऑन करके बैठकर चाय पीने लगी। तब तक न्यूज आया, दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन रोहन मेहरा का कार एक्सीडेंट में मौत। वर्षा के हाथ से चाय का कप छूटकर नीचे गिर गया। आगे अभी अभी हमें पता चला है कि वो देहरादून में अपनी वाइफ से मिलने जा रहे थे कि अचानक से उनके कार का बैलेंस बिगड़ गया, जिसमें उनकी मौत हो गई। आगे के जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। सुषमा जी को होश तब आया जब वर्षा सोफे पर गिर गई। उनके तो हाथ पैर में मानो जान ही ना हो, जैसे एक सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। बाहर से विवेक भागते हुए अंदर आया, देखा तो सामने टीवी चल रहा था। वर्षा सोफे पर बेहोश थी और सुषमा जी भरी आंखों से उसे एकटक देख रही थी। विवेक टीवी बंद करते हुए बोला, माँ, माँ, माँ होश में आइए, हमें हॉस्पिटल चलना है। बोल जल्दी से वर्षा को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर बोले, पेशेंट को किसी बात का गहरा सदमा लगा है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई है। दवा दे दिया है, कुछ देर में होश आ जाएगा, लेकिन आप लोगों को सावधानी बरतनी होगी। विवेक को अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। फोन करके पता किया तो पता चला रोहन की कार नदी में गिरने की वजह से उसकी बॉडी अभी तक नहीं मिली है। तो सर पकड़कर बैठ गया। आज दो दो जिंदगियां खराब हो गईं। न वर्षा रोहन को छोड़कर आती, न ये सब होता। बोल, उसने चेहरा ढक लिया और आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। क्या बोलेगा अपनी बहन को कि उसकी खुशियों की हिफाजत भी नहीं कर पाया। सुषमा जी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए जैसे कैसे बोली, विवेक, क्या ये सब सच है? विवेक उनकी तरफ देखते हुए बोला, जी माँ, वो वर्षा से मिलने आया था और ये सब हो गया। वो इतना लापरवाह कभी नहीं था। फिर ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी उसका फोन बजा, देखा तो राकेश जी का था। तो उठाकर बोला, जी अंकल। कुछ देर बात करने के बाद फोन रखते हुए बोला, क्या जवाब दूं माँ उसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मन कर रहा है सब कुछ छोड़कर कहीं बहुत दूर चला जाऊं। सारी खुशियां देने का वादा किया था अपनी बहन को, और अब। बोल, उसने सुषमा जी की गोद में सर रख लिया। सुषमा जी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ, लेकिन हमें संभलना होगा। अगर हम नहीं संभलेंगे तो वर्षा को कौन संभालेगा? फिर उसे देखते हुए बोली, रोहन की बॉडी, विवेक, नहीं मिली। नदी के बहाव की वजह से नहीं मिल रही। पुलिस अपने काम में लगी हुई है, शायद जल्द मिल जाए। बोलकर चुप हो गया। 2 घंटे बाद वर्षा को होश आया तो अपने अगल बगल देखा, सुषमा जी, विवेक, कन्हैया जी और कुछ दूर पर अर्जुन भी खड़ा था। वर्षा उठते हुए बोली, भाई मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे रोहन जी से मिलने जाना है। उन्होंने बुलाया है मुझे, प्लीज आप मुझे छोड़ दो।
मैं अब उनके बिना और नहीं रह सकती। विवेक उसे पकड़ते हुए बोला, वर्षा, वर्षा शांत हो जा, पहले घर चल, फिर तू जहाँ बोलेगी वहाँ चलेंगे, ठीक है? वर्षा, नहीं, मुझे रोहन जी के पास जाना है और कहीं नहीं। विवेक फिर उसे पकड़ते हुए बोला, वर्षा बच्चा, मैं लेकर चलूंगा ना उसके पास, लेकिन पहले घर चल। वर्षा, भाई एक बार बोलने पर आपको समझ नहीं आता क्या? मैं बस उनके पास जाऊंगी और कहीं नहीं, और आपको छोड़ना है तो छोड़िए, वरना मैं खुद चली जाऊंगी। बोल वो आगे बढ़ गई। सब उसके पीछे आ रहे थे कि हाल में न्यूज पर भी अभी यही दिख रहा था। दिल्ली के मशहूर बिजनेस टाइकून रोहन मेहरा की सड़क हादसे में मौत। बसा टीवी के पास पहुंचते हुए बोली, ये ये सब झूठ है, ये सब सच नहीं हो सकता। रात को ही मेरे पास थे, तो ये सब कैसे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बोल वो फिर से बेहोश होकर गिरती, तब तक विवेक ने उसे पकड़ लिया और वापस से अंदर लेकर गया। डॉक्टर उसकी नब्ज देखते हुए बोले, पल्स रेट काफी स्लो है, अगर ऐसे इनकी हालत रही तो इनकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए अभी इन्हें बेहोश रहने दीजिए। बोल इंजेक्शन लगाकर बाहर चले गए। 2 दिन बाद वर्षा को होश आया तो उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो अपने रूम में थी। उसे लगा जैसे अभी अभी रोहन उसके पास था। तभी उसका दरवाजा खुला, सुषमा जी अंदर आई तो वर्षा उन्हें देखते हुए बोली, गुड मॉर्निंग माँ, आपने जगाया क्यों नहीं? लग रहा है पता नहीं कब से सो रही हूँ। और भाई कहाँ है? बोल दीजिए तैयार हो जाए, मुझे उनके साथ कहीं जाना है। सुषमा जी उसको नॉर्मल देखी तो कुछ समझ नहीं आया कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। वर्षा उठने को हुई, लेकिन कमजोरी की वजह से उठकर वापस बैठ गई। सुषमा जी उसके पास आते हुए बोली, आराम से बेटा। वर्षा, मुझे इतना कमजोरी क्यों लग रहा है, जैसे किसी ने नशा की गोली खिला दिया हो। और मेरा फोन कहाँ है? कल यहीं तो रखा था। सुषमा जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले। वर्षा, आप खोज कर रखो, तब तक मैं फ्रेश होकर आती हूँ। बोल बाथरूम में चली गई और नहाकर कपड़े पहने और बाहर आकर देखा तो सुषमा जी अभी भी वैसे ही खड़ी थी। वर्षा, माँ मुझे भूख लगी है, आपने आज क्या बनाया है? आप नाश्ता लगाओ, बस मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। बोल सिंदूर लगाने को हुई कि सुषमा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वर्षा, ये क्या है माँ? सुषमा जी उसे देखते हुए बोली, तुम्हें कुछ भी याद नहीं? वर्षा, क्या याद नहीं? और मेरा मंगलसूत्र कहाँ है? पता है ना आपको, मैं उसे कभी बाहर नहीं निकालती। सुषमा जी, जिसकी वजह से यह श्रृंगार है, वो इस दुनिया से कब का जा चुका है, तुझे छोड़कर, हम सबको छोड़कर। वर्षा उनका हाथ झटकते हुए तेज आवाज में बोली, माँ आप ये सब कैसे बोल सकती हैं? सिर्फ प्यार नहीं, धड़कन है वो मेरी, एक एक सांस में बसे हुए हैं, और अब मैं उनके पास जा रही हूँ। तब विवेक और कन्हैया जी भी रूम में आ गए। वर्षा आंखों में आंसू लिए सुषमा जी से शिकायत कर रही थी, कन्हैया जी, ये क्या है? विवेक, विवेक, दवा के हाई डोज की वजह से वो कुछ देर के लिए सब कुछ भूल चुकी है। इसका फायदा उठाकर हमें इसे खाना और दवा खिला देना चाहिए। बोल जल्दी से उसके पास आते हुए बोला, वर्षा, बिट्टू चल, माँ की बात का बुरा नहीं मानते, बाहर चल। और उसे बाहर लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठाते हुए बोला, बस 2 मिनट में आया। और नाश्ता का प्लेट लेकर उसके सामने बैठ गया। सुषमा जी वहीं बेड पर बैठते हुए बोली, सब कुछ खत्म हो गया। फिर कन्हैया जी की तरफ देखते हुए बोली, आज मेरी बेटी की यह हालत सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुई है। आज सच में अफसोस हो रहा है, क्यों जन्म दिया मैंने उसे, इससे अच्छा तो जन्म लेते ही मार दिया होता। कन्हैया जी यहाँ का हालात देखकर कुछ भी नहीं बोले और बाहर निकल गए। विवेक एक निवाला उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, लो, देखो तुम्हारा फेवरेट सब्जी बना है। वर्षा आंखों में आंसू लिए बोली, माँ ने उनके बारे में ऐसा क्यों बोला भाई? विवेक, वो सब बाद में, पहले खाना खा, उसके बाद माँ से पूछेंगे। मैं खुद माँ से गुस्सा हूँ। बोल उसे 2-3 निवाले खिला दिए। वर्षा सर पर हाथ रखकर बोली, सर क्यों फटा जा रहा है मेरा? विवेक खाना रखते हुए डॉक्टर को कॉल किया तो डॉक्टर ने दवा का साइड इफेक्ट बताया। विवेक फोन रखकर वापस घूमा तो आंसुओं से भीगा वर्षा का चेहरा देखकर एक सेकंड के लिए उसकी सांसें थम गईं। वो आगे बढ़ने को हुआ, लेकिन वर्षा ने उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए पूछा, रोहन जी कहाँ है भाई? विवेक को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। सुषमा जी ने सुना तो दरवाजा पकड़कर खड़ी हो गई। वर्षा तेज आवाज में खाना फेंकते हुए बोली, रोहन जी कहाँ हैं? मैंने पूछा आपसे, बता क्यों नहीं रहे? क्या हुआ है उनके साथ? विवेक, वर्षा,
वर्षा, बात सुनो बच्चा। वो बता रहा हूँ ना मैं। वर्षा, आप सच सच बताओ, क्या वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए? विवेक, शायद राकेश अंकल को उनकी बॉडी नहीं मिली। पुलिस का कहना है इतने बहाव में किसी का बचना मुश्किल है। फिर भी अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं। वर्षा वहीं नीचे बैठ गई। आंखों से बेहिसाब आंसू निकल रहे थे, जिसको साफ करने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद वो उठी और अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। दूसरे दिन शाम को विवेक ने कैसे कैसे उसके रूम का दरवाजा खोला। अंदर देखा तो बेहोश पड़ी थी। जल्दी से उसे उठाकर बेड पर लिटाया और डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर ने आकर दवा दिया और कुछ समझाकर बाहर चले गए। सुबह वर्षा को होश आया, लेकिन अब वो कुछ नहीं बोल रही थी। एकदम शांत हो चुकी थी। सबने उसे कितना खिलाने की कोशिश किया, लेकिन उसने एक निवाला भी नहीं खाया और ना ही किसी की तरफ देखा। सब लोग हार मानकर बाहर चले गए। कुछ देर में प्रिया उसके रूम में आई तो एक अजीब सी खामोशी थी। सामने देखा तो वर्षा खाली आंखों से सामने देख रही थी। चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। प्रिया की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर भी हिम्मत करके बोली, वर्षा, ऐसा कितने दिन चलेगा? यार, तू अपने बारे में ना सही, जीजू के बारे में सोच कर देख। उन्हें कैसा लगता होगा तुझे ऐसे देखकर। वर्षा अभी भी कुछ नहीं बोली, बस आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे और वैसे ही बैठी रही। कुछ देर बाद प्रिया बाहर चली गई। वक्त बीत रहा था, लेकिन वर्षा की हेल्थ और उसकी एक्टिविटी में कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ। 2 महीने बाद विवेक को राकेश जी का फोन आया तो विवेक ने बताया अभी भी उसकी हालत वैसी ही है, जैसे बस जी रही है। बहुत बोलने पर एक या आधा रोटी खा लेती है, बस इससे ज़्यादा कभी नहीं। और ना किसी से बात करती है और ना ही किसी की तरफ देखती है। बस मूर्ति बन चुकी है। वो समझ में नहीं आ रहा है। राकेश जी, मैं आ रहा हूँ उसे लेने। बेटे को तो खो दिया, अब बहू को नहीं खो सकता। बोल फोन रख दिया। दूसरे दिन सुबह सुबह 3 गाड़ियां आकर रुकी। विवेक ने दरवाजा खोला तो सामने साधना जी और राकेश जी खड़े थे। साथ में रिया और रौनक भी थे। विवेक सबको अंदर आने को बोला तो सब लोग अंदर आ गए। हाल में कन्हैया जी बैठे थे। राकेश जी ने आकर उनको नमस्ते किया तो वो भी बिना मन का नमस्ते बोल दिए। आधा घंटा बाद राकेश जी, भाई साहब, हम वर्षा को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। बेटे को तो खो दिया, बहू को नहीं खोना चाहते हैं। प्लीज, आप बात समझिए। कन्हैया जी, आपको जितना अपने बेटे को खोने का गम है, उतना ही हमें भी है। लेकिन मेरी बेटी लावारिस नहीं है जो किसी को भी दे दिया जाए। तो आप उससे मिल सकते हैं, ले जाने के बारे में भूल जाइए। राकेश जी ने अब कुछ नहीं बोला। साधना जी, क्या मैं मिल सकती हूँ? सुषमा जी, बिल्कुल, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। आइए। और वर्षा के रूम की तरफ आई तो रिया, मुझे भी मिलना है, बोल साधना जी के साथ वर्षा के रूम में आई। वर्षा रोहन का फोटो अपने फोन में देख रही थी। आंखों से अभी भी बिना आवाज आंसू बह रहे थे। साधना ने उसकी हालत देखी तो कुछ देर के लिए दिल बैठ गया। बाल बिखरे हुए, चेहरा सूजा हुआ, आंखें लाल हो चुकी थी और वो एक कोने में सिमट कर बैठी थी। सुषमा जी साधना जी के सामने हाथ जोड़कर बोली, प्लीज एक विनती है, स्वीकार कीजिए। कुछ भी करके इसे यहाँ से ले जाइए। मैं अपनी बेटी को तिल तिल मरता अब और नहीं देख सकती। क्या पता माहौल बदले तो ये भी बदल जाए। साधना जी उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, कुछ नहीं होगा भाभी, मैं वादा करती हूँ आपकी बेटी को हंसना सिखाऊंगी। सुषमा जी उनके गले लग गई। कुछ देर बाद वो साधना जी और रिया को रूम में छोड़कर बाहर चली गई। साधना वर्षा के पास आते हुए बोली, वर्षा, कैसे हो बच्चा? वर्षा ने यह आवाज सुना तो उसकी तरफ देखा। रिया, भाभी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपको हमारी थोड़ी सी भी चिंता नहीं है क्या? ये क्या हाल बना रखा है? साधना जी आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछकर बोली, ये क्या हालत बना रखा है बच्चा? वर्षा ने देखा तो रोहन की याद आ गई और वो उनके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी, जिसको सुनकर वहां हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। इस समय उसके रूम में घर के सभी लोग मौजूद थे। साधना जी ने उसे रोने दिया। कुछ देर में वो रोते रोते वैसे ही बेहोश हो गई। विवेक ने डॉक्टर को कॉल किया। साधना जी वहीं उसके पास में ही बैठी हुई थी। सोचने लगी, पहली बार देखा था तो क्या रौनक थी चेहरे पर, और एक आज क्या हो गया है। कैसे कटेगी जिंदगी? अभी बच्ची की उम्र ही कितनी है। इस उम्र में भगवान क्यों बच्चों को अपने पास बुला लेता है। कुछ देर में डॉक्टर आई तो सब लोग बाहर चले गए। बस रूम में सुषमा जी और साधना जी बैठी थी।
डॉक्टर 10-15 मिनट में चेक करके इंजेक्शन देते हुए बोली, आप लोगों को इनका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा और खाना भरपूर खिलाइए, खुश रखिए इन्हें, नहीं तो माँ और बच्चे दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है। साधना जी ने सुषमा जी की तरफ देखा, फिर एक साथ बोली, बच्चा, डॉक्टर जी, सी इज़ प्रेग्नेंट और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनका ख्याल रखना है, और दवा की पर्ची देकर बाहर चली गई। अब दोनों लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि खुशी मनाए या फिर गम। 10 मिनट बाद सबको पता चल गया कि वर्षा प्रेग्नेंट है। कन्हैया जी सर पर हाथ रखकर बैठ गए। राकेश जी, साधना, सुषमा जी, विवेक, बाकी सब खुश थे, सिर्फ कन्हैया जी को छोड़कर। साधना जी राकेश जी के पास आकर बोली, भैया हमें इसे अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा, वरना बच्चे के साथ साथ हम इसे भी खो देंगे। राकेश जी, अब कुछ नहीं होने दूंगा किसी को, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। बोल कन्हैया जी से वर्षा को ले जाने की परमिशन मांगे, लेकिन वो तैयार ही नहीं थे। राकेश जी, देखिए भाई साहब, बेटा मैंने खोया है, फिर भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं तो अगर अपने पर आ जाऊं तो 1 मिनट भी नहीं रोक सकते आप मुझे, इसलिए शांति से बोल रहा हूँ, ले जाने दीजिए मुझे। जब आपकी मर्जी होगी आकर मिल लीजिएगा। सुषमा जी कन्हैया जी के सामने आकर बोली, भाई साहब आप लेकर जाइए अपनी बहू को, मैंने जन्म दिया है उसे और आज आपको अधिकार देती हूँ, ले जाइए उसे यहाँ से, बहुत एहसान होगा आपका मेरे ऊपर। राकेश जी ने हाथ जोड़ लिया। 1 घंटे बाद साधना जी वर्षा को लेकर अपने साथ एयरपोर्ट के लिए निकल गईं। कन्हैया जी गुस्से में अपने रूम में चले गए और विवेक पैकिंग करते हुए बोला, माँ मैं भी चलता हूँ, अब मुझसे और नहीं रहा जाएगा, यहाँ पर दम घुटता है मेरा भी। सुषमा जी आंसू पोंछते हुए बोली, जाओ कभी कभी फ़ोन कर लेना। तो कुछ देर बाद वो भी अपना बैग लेकर पैर छूकर निकल गया। 3 साल बाद वर्षा ने रोहन का बिजनेस ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि 1 साल बाद राकेश जी को काफ़ी लॉस होने लगा था, जिसके बाद उनकी तबीयत अचानक खराब होने लगी। सब कुछ देखते हुए उसने अपने आप को मजबूत बनाकर उठना पड़ा, क्योंकि रोहन के सपनों को वो ऐसे तोड़ नहीं सकती थी। सुबह 10 बज रहे थे। ऑफिस के सभी लोग लगभग आ चुके थे। वर्षा अंदर आई तो सबने गुड मॉर्निंग बोला। इन 3 सालों में उसके अंदर काफ़ी मैच्योरिटी आ चुकी थी। उसने हाथ उठाया और बिना कुछ बोले अपने केबिन में चली गई। कुछ देर बाद सारा स्टाफ अपना अपना काम करने में बिजी हो गया। वर्षा अपने लैपटॉप को देख रही थी और सामने पड़ी फाइल को देखते हुए अपनी सेक्रेटरी को बुलाया तो वो सामने आते हुए बोली, जी मैम। वर्षा फाइल उसके सामने फेंकते हुए बोली, क्या है ये सब, जॉब करना है या छोड़ना, 2 घंटे में डिसीजन लो, वरना रिजाइन देकर चली जा सकती हो। और बिना उसकी बात सुने उसे बाहर भेज दिया। वो बाहर आई तो बोली, सर कितने कूल थे, जब से आई हैं ना सर पर चढ़कर बैठी हैं, मन तो करता है कभी जहर डाल दूं कॉफ़ी में। संजीव, जो कि उसका स्टाफ था, उसके पास आते हुए बोला, सीमा क्या हुआ यार, सुबह सुबह इतना क्यों भड़की हुई हो, कुछ हुआ है क्या? सीमा पूछ मत यार, ये मैम ने ना हेडेक दे दिया है, बोल सिगरेट जलाकर होठों से लगाते हुए बोली। जब से ये आई है ना सर दर्द करने लगा है मेरा। संजीव, हाँ ये तो है, शादी के 2 महीने भी नहीं हुए थे रोहन सर दुनिया छोड़ दिए। मुझे तो कभी कभी लगता है, तब तक पीछे से आवाज आई, जो भी लगता है अब नहीं लगेगा। संजीव और सीमा ने मुड़कर देखा तो वर्षा हाथ बांधे खड़े उन्हें ही देख रही थी। फिर सीमा के हाथ से फाइल लेते हुए बोली, काश जितना काम सिगरेट और दूसरे काम के बारे में सोचने में लगाती हो, 10% काम में लगा लिया होता तो मुझे कुछ और बोलना ना पड़ता। अंदर चली गई। संजीव अपने सर से पसीना पोंछते हुए बोला, कहीं मैम हमें निकालने तो नहीं वाली हैं? तब तक चपरासी दोनों को एक एक लेटर देते हुए बोला, आप लोग जा सकते हैं, और जहाँ खड़े होना वहाँ कल ही मैम ने सीसीटीवी कैमरा लगवाया है और पहले शिकार तुम दोनों बन चुके हो, बोलकर अंदर चला गया। संजीव ने लेटर खोलकर देखा तो 1 महीने का एडवांस सैलरी और रेजिग्नेशन लेटर था। सीमा भी अब कुछ नहीं बोली और बाहर निकल गई। शाम को वर्षा जब घर पहुंची तो साधना जी उसे देखते हुए बोली, जल्दी फ्रेश होकर आओ, मैं खाना लगाती हूँ। तो वर्षा अपने रूम में चली गई, जहाँ उसका और रोहन का 2 साल का बेटा विग्रह रिया के साथ खेल रहा था। वर्षा को देखा तो उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन वो जल्दी से बाथरूम में घुस गई। कुछ देर बाद चेंज करके बाहर आई तो उसे गोद में लेते हुए बोली, कैसा है मेरा बेटू? विग्रह इसके गले से लग गया। रिया भाभी, पता है आपको, ये नटखट ना
माँ के पास और आपके पास ऐसे ही चिपका रहता है और मुझे सोने भी नहीं देता। अगर गलती से सो गई तो मार मार कर जगा देता है। बरसा, बिगड़े बेटू, ऐसा क्यों करते हो? बुआ तो आपसे इतना प्यार करती हैं, फिर परेशान क्यों करते हो? बिगड़े वैसे ही चिपका रहा। बरसा, रिया नीचे चलो, और बिगड़े आप भी चलो, बुआ दादी के पास चलते हैं। बोल दोनों नीचे साथ आ गईं, जहाँ राकेश जी साधना उसका इंतजार कर रही थी। अब साधना भी सबके साथ यहीं रहने लगी थी, जिससे घर थोड़ा भरा भरा रहने लगा था। राकेश जी ने बिगड़े को लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो वर्षा से और चिपक गया। राकेश जी, ये भी ना एकदम अपने बाप पर गया है, बोलकर जब उन्हें याद आया तो चुप हो गए। साधना जी, भैया आप भी ना चलिए, खाना खाइए। फिर सबको खाना सर्व किया। विग्रह को वर्षा ने अपने बगल में ही बैठा लिया तो वो वहीं बैठकर खेलने लगा। कुछ देर में सब खाना खाकर अपने अपने रूम में चले गए। वर्षा ने विग्रह को बेड पर अपने पास सुलाया और सामने लगा रोहन की तस्वीर देखते हुए बोली, आपने तो कहा था कि एक मिनट भी मुझसे दूर नहीं रह सकते, फिर कहाँ गया आपका वादा? मैंने बोला था ना आपसे दूर नहीं जाना मुझे, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। आई हेट यू, आप बहुत गंदे हैं। मुझे आपसे कभी प्यार नहीं करना चाहिए था। बोलते हुए जब उसकी आंख भर आई तो विग्रह को पकड़कर आंखें बंद कर लिया। ऋषिकेश, अभ्युदय मेडिटेशन सेंटर। सुबह 10 बज रहे थे, बाहर से आवाज आई, अरे आज के लिए बस करो, 1 साल हो गया जब से उठे तब से इतनी मेहनत कर रहे हो, थोड़ा धीरज धरो, सब कुछ याद आ जाएगा। बोलते हुए उसके पास आए, जहाँ सामने एक लड़का ध्यान में बैठा था। बड़े बड़े बाल और दाढ़ी मूछ, जैसे सालों से उसने ना ही बाल बनाया हो और ना ही शेविंग किया है। चेहरा तेज की भांति चमक रहा था, लेकिन इस समय उसे बाहर से आती बातों का जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। आधे घंटे और इंतजार करने के बाद वो उसके सामने बैठते हुए बोले, वीर आंखें खोलो, देखो मुझे। हाँ पता है मुझे, व्याकुल हो अपने बारे में सब कुछ जानने के लिए, लेकिन जहाँ इतना प्रतीक्षा किया वहाँ थोड़ा और सब्र कर लो। 2 साल लगे तुम्हें जागने में और 1 साल स्वस्थ होने में, तो क्या पता जल्दी तुम्हारी याददाश्त भी वापस आ जाए। मैं तो कहता हूँ अब याददाश्त आने का भी कोई फायदा नहीं है, तो यही जीवन अपना लो। उनकी बातें सुनकर अब उसने आंखें खोल दिया और उन्हें देखते हुए बोला, गुरु जी, मुझे जिस दिन याद आ गया अपनी पिछली जिंदगी और मुझे लगा मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा है, तो उसी दिन मैं वापस आकर आपका ये सेंटर संभाल लूंगा। मगर मुझे लगता है मैंने किसी के साथ अन्याय किया है, इसलिए मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द मुझे सब कुछ याद आ जाए। गुरुजी कुछ सोचते हुए बोले, 3 साल का वक्त हो चुका है वीर, और तुम्हारी जिंदगी के साथ साथ तुम्हारा चेहरा भी बदल चुका है। अगर याद आ भी गया तो कौन यकीन करेगा तुम्हारा कि तुम कौन हो? इसलिए कह रहा हूँ, बात समझो। वीर, मैं एक बार कोशिश करूंगा गुरुजी, उसके बाद जो भी आप बोले मैं करने के लिए तैयार हूँ। बोलते हुए वह उठ गया और फिर रुककर बोला, आज शाम को दिल्ली के लिए निकलना है। वहां से जितने भी फंड आने वाले हैं, कुछ तो आ गए, लेकिन एक कंपनी से 2 साल से हमारे सेंटर को फंड नहीं आया है, तो उन्हीं से मिलना है। आखिर प्रॉब्लम क्या है? अचानक से उन्होंने फंड क्यों रोका है? गुरुजी, हाँ मैंने एड्रेस फाइल में रखा है, जाकर मिल लो और अपना स्वास्थ्य ध्यान रखना। बोलकर गुरुजी चले गए। वीर खुद से बोला, एक बार मुझे जानना है, क्या थी मेरी पिछली जिंदगी, कौन हूँ मैं? हे महादेव, रास्ता दिखाइए। बोल दूसरी तरफ चला गया। शाम को वीर ने ट्रेन पकड़ा दिल्ली के लिए और शांति से अपनी सीट पर आंखें बंद करके बैठ गया। बाल और दाढ़ी को थोड़ा सेट कर लिया था आज उसने। चेहरे पर ज्यादा परिवर्तन नहीं आया था। जहाँ जहाँ चोट लगा था वहां उसे पार्ट को हटाकर उसे इस तरह से सर्जरी किया गया था कि चेहरा पूरा भर जाए। फिर भी उसे वही पहचान सकता है जो उसके काफी करीब रहा हो। दिल्ली में मेहरा हाउस। रोज की तरह आज भी वर्षा ऑफिस से आई, फ्रेश होकर विग्रह को गोद में लिया और नीचे आ गई। वो जितना बोलती विग्रह से ही बोलती, बाकी हर किसी से हाँ या ना में उसका जवाब होता। कन्हैया जी से उसके बाद उसने कभी भी कोई भी बात नहीं की। 2-3 बार वो मिलने भी आए, लेकिन उसने मिलने से साफ मना कर दिया। सुषमा जी से मिली, लेकिन सब फॉर्मेलिटी के लिए। विवेक से भी ज्यादा बातें नहीं करती थी और ना ही बाकी लोगों से। साधना जी रिया को थोड़ा बहुत बोल देती थी, लेकिन दिल दिमाग अभी भी हमेशा यही कहता था, उसका रोहन आज नहीं तो कल उसके पास लौट आएगा।
उसको उसका इंतजार करना है। लेकिन उसका ये इंतजार अब 3 साल का हो चुका था। फिर भी हमेशा उसे यही लगता था कि वो अभी पीछे से आकर उसे हक कर लेगा। जब कभी दिल में ज़्यादा दर्द हो जाता था तो उसकी तस्वीरों को लेकर खूब सारा शिकायत करती, उसे आने की जिद करती और अगले दिन फिर से अपने अंदर के तूफान को समेटकर ऑफिस के लिए निकल जाती। आज सुबह साधना जी को कहीं किसी जरूरी काम से जाना था और राकेश जी को हॉस्पिटल चेकअप करवाने के लिए जाना था। रिया किसी सेमिनार में गई थी और रौनक कॉलेज गया था। वर्षा विग्रह को लेकर ऑफिस के लिए निकल गई। कुछ देर में ऑफिस पहुंची तो आज सब उसके साथ विग्रह को देखकर एक दूसरे को देखने लगे और कुछ न कुछ बातें करने लगे। वर्षा बिना किसी की तरफ ध्यान दिए अपने केबिन में चली गई। विग्रह को साइड में बैठाकर अपने काम में बिजी हो गई। बीच बीच में विग्रह को भी देख लेती। बाकी का वो आज अपनी मम्मा को देखकर खुश था, इसलिए शांति से अपने खिलौनों से खेलने में बिजी था। वीर स्टेशन पर उतरकर कुछ दूर पर होटल में एक रूम लिया और नहा धोकर फ्रेश होकर अपने आप को आईने में देखा तो एक अजीब सी बेचैनी उसे महसूस हुई। उसने सीने पर अपना हाथ रख लिया जहां वर्षा का नाम लिखवाया था, जिसमें से आगे के 3 अक्षर मिट चुके थे, जिससे उसे उस नाम का मतलब भी समझ में नहीं आ रहा था। आंखों में खालीपन, जैसे कितने दिनों से किसी का इंतजार है। फिर तैयार हुआ, थोड़ा बहुत नाश्ता किया और तैयार होकर एक बार पता देखा और होटल से बाहर निकल गया। दिल्ली की भागती दुनिया को देखकर ना जाने क्यों उसे घबराहट हो रही थी, जैसे पहली बार देख रहा हो यह सब कुछ। एक बार वो आगे बढ़ता, फिर कदम पीछे खींच लेता। सबको भागते हुए देखकर जब थोड़ी बेचैनी और बढ़ने लगी तो आंखें बंद कर खुद शांत किया और एक ऑटो वाले को कंपनी का पता देकर उसमें बैठ गया। जैसे जैसे ऑटो सड़क पर दौड़ रहा था वैसे वैसे उसका सर भी भारी होता जा रहा था, जैसे इन सड़कों से उसका कोई बहुत ही गहरा नाता रहा हो। फिर ज़्यादा न सोचते हुए उसने आंखें बंद कर लिया और 1 घंटे बाद ऑटो वाला ऑटो रोकते हुए बोला, सर आपका पता आ गया। वीर ने ऑटो वाले को पैसे दिया और नीचे उतरकर आगे बढ़ गया। अंदर आकर गार्ड को अपना परिचय दिया तो वो चपरासी को बुलाकर उसके साथ उसे अंदर भेज दिया। चपरासी, सर आप 1 मिनट यहीं वेट कीजिए, मैं मैडम को बताकर आता हूँ, बोलकर आगे बढ़ गया। वीर ऑफिस को बहुत ध्यान से देख रहा था। फिर कुछ आगे बढ़कर बाथरूम में चला गया और मुंह धोया। तब तक चपरासी उसे बुलाने आया तो वो बाहर कहीं नहीं दिखा। फिर सामने बाथरूम का दरवाजा खुला तो उसके पास आते हुए बोला, सर आप मैम से मिल लीजिए, मैंने उनको आपके बारे में बता दिया है। वीर, धन्यवाद आपका, बोल आगे बढ़ गया और वर्षा के केबिन का दरवाजा नॉक किया। वर्षा, कम इन। वीर अंदर गया और सामने देखा जहाँ चेयर पर बैठी वर्षा सिंपल सी साड़ी पहने फाइल देख रही थी और उसके बगल में बच्चा अपने खिलौनों से खेल रहा था। वीर को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या और कैसे बोले। फिर भी हिम्मत करके आगे बोला, जी वो हमें। वर्षा ने आवाज सुना तो झटके से नजर उठाकर सामने देखा। न जाने क्यों आज 3 साल से बंद इन धड़कनों में जैसे जान आ गई हो। वो ये आवाज कैसे भूल सकती थी। लेकिन चेहरा देखा जिस पर अभी भी बड़ी बड़ी दाढ़ी और पीछे बाल में तेल लगा कर एक पोनी टेल बंधा हुआ था। आंखों में मोटा चश्मा, सिंपल सा शर्ट पैंट, फिर भी चेहरा दाढ़ी चश्मे की वजह से ढका हुआ था। वर्षा ने चेहरा घुमाकर आंसू साफ कर लिया और उसे बैठने को बोली तो वो बैठ गया। वर्षा दूसरी तरफ देखते हुए बोली, जी कहिए, क्या हेल्प चाहिए? हमारा जितना हो सकेगा हम आपकी उतनी मदद जरूर करेंगे। वीर चेयर पर बैठते हुए एक फाइल उसके सामने कर दिया, लेकिन न जाने क्यों ध्यान अभी भी उसका सिर्फ उसके चेहरे पर ही बना हुआ था। न जाने क्या ढूंढ रहा था, वो उसे भी नहीं पता। जैसे काफी करीब से जानता हो उस चेहरे को, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी जैसे उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। फिर ध्यान दिया, सिंदूर मंगलसूत्र नहीं था, कपड़े भी सादी थे। बगल में बच्चा पूछना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं हुई। वर्षा फाइल देखते हुए बोली, जी वो कुछ प्रॉब्लम की वजह से फंड क्लियर नहीं हो सके। मैं बोल दे रही हूँ 1 हफ्ते के अंदर आपको डोनेशन मिल जाएगा। वीर, बहुत प्यारा बच्चा है आपका। वर्षा, जी। और फाइल उसके सामने करते हुए बोली, ये रही आपकी फाइल। वीर, एक सवाल पूछना था। वर्षा, जी पूछिए। वीर, आप मुझे जानती हैं? वर्षा उसके सवाल पर उसे देखने लगी, लेकिन जल्दी ही नजरें फेरते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, शायद पहली बार मिली हूँ। वीर, जी चलता हूँ, पता नहीं क्यों आपको देखकर लगा जैसे आप मुझे जानती हो, इसलिए पूछ लिया। बोलते हुए उठ खड़ा हुआ। तब तक विग्रह उसे देखकर अचानक से रोने लगा।
वर्षा ने जल्दी से उसे गोद में उठा लिया और इधर उधर घुमाने लगी। वीर ने एक नज़र उसे देखा, फिर बिना कुछ बोले बाहर आ गया। लेकिन ना जाने क्यों उसे आज जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मन कर रहा था बस वहीं सामने बैठा रहे। अचानक उसे याद आया, टेबल पर एक तस्वीर थी। वो किसकी थी? कौन था वो जिसकी वो तस्वीर थी? सोचकर वो अंदर जाने को हुआ। तब चपरासी उसे रोकते हुए बोला, वो साहब, अब कहाँ आप अंदर जा रहे हो? अब आप अंदर नहीं जा सकते। आप बाहर चलिए, आपके सारे काम हो जाएंगे। अब बस बाहर जाइए। बोल उसे धक्का देने लगा। तभी अचानक से वीर अपना हाथ झटकते हुए तेज आवाज में बोला, महेश, तमीज भूल गए हो क्या अपनी? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सबके सब उसे ही देखने लगे और वो जल्दी से वर्षा के केबिन की तरफ बढ़ गया। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया और जब समझ में आया तो महेश वर्षा के केबिन की तरफ भागा। वीर के केबिन में अचानक पहुंचने से वर्षा उसे ही देखने लगी। वीर, माफ कीजिए, बस एक सवाल था। ये जो आपके टेबल पर तस्वीर है, ये कौन है? वर्षा शांति से बोली, ही इज माई हस्बैंड। वीर, ये कहाँ है? वर्षा कंधे पर बिगड़े को सुलाते हुए बोली, आप बाहर जा सकते हैं, क्योंकि इसका जवाब देना मैं आपको जरूरी नहीं समझती। वीर, देखिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तब तक गार्ड और महेश उसे पकड़कर बाहर चले गए। वर्षा आंखें बंद करके बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता है। वो कैसे? नहीं वर्षा, वहम है। उसके नाम पर कोई तेरा फायदा नहीं उठा सकता। नहीं, कभी नहीं। बोल उसने बिगड़ा को बगल में सुला दिया और उसे थपकी देने लगी और आंखों की नमी को आंखों में ही पी गई। वीर को गार्ड ले जाकर बाहर छोड़ते हुए बोला, आपको तो मैं शरीफ इंसान समझा था, लेकिन आप तो कुछ और ही निकले। अब बाहर जाओ, वरना जिस काम से आए थे वो भी कैंसिल समझ लो। वीर, एक सेकंड, आप मेरी बात तो सुनिए। मुझे मैडम से बात करना है। सच में मुझे बहुत ज़रूरी बात करना है। उनके हस्बैंड के बारे में जानना है मुझे। वो कहाँ है? गार्ड उसे घूरते हुए बोला, सच में तुम पागल तो नहीं हो गए हो? और क्या फालतू बकबक कर रहे हो? निकलो यहाँ से, और आज के बाद सामने दिखना भी मत, वरना पुलिस को दे देंगे। सारा बुखार उतर जाएगा, समझे? बोल उसे बाहर धक्का दे दिया। वीर सामने कुछ दूर जाते हुए बोला, कैसे कैसे लोग हैं, उन्होंने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। सच कहते हैं गुरुजी, कोई मुझे सच में नहीं पहचानेगा। लेकिन मैडम को देखकर ऐसा क्यों लगा जैसे बहुत गहरा रिश्ता है हमारा। लेकिन अगर रहा होता तो उन्होंने पहचाना क्यों नहीं? शायद हमसे ही कोई गलत फहमी हो गया होगा। जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा कुछ ना हो। मुझे भी तो इतना कोशिश के बाद भी कुछ याद नहीं आ रहा है। अब मुझे शाम को ट्रेन से ऋषिकेश के लिए निकल जाना चाहिए। अब यहाँ रहकर मैं क्या करूँगा? बोलते हुए वो रोड की एक साइड खड़ा होकर ऑटो का इंतजार करने लगा। वर्षा ने अपने केबिन की खिड़की से उसे सामने खड़ा देखा तो नजरें वहीं ठहर गईं। फिर जल्दी से अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और लैपटॉप खोलकर काम करने लगी। शाम को बीर ट्रेन से ऋषिकेश के लिए वापस ट्रेन पकड़ लिया, लेकिन बार बार रोहन की तस्वीर उसके सामने आ रही थी। जैसे कहीं तो देखा है इस चेहरे को, लेकिन कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। सोचते हुए आंखें बंद कर लिया। वर्षा घर आई तो बिगड़स हो चुका था, तो उसे भाई हाल में ही राकेश जी के पास सुला दिया और अपने फ्रेश होने चली गई। वापस आई तो राकेश जी उसे अपने पास बैठाते हुए बोले, बेटा, ऐसा कैसे चलेगा? जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो नहीं हुआ उसे तो बदल सकते हैं ना। वर्षा ने उनकी तरफ देखा तो उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा, माफ कर दो अपने पापा को। उन्हें अब सच में काफी पछतावा है अपने किए का। वर्षा चेहरा घुमाते हुए बोली, अब कुछ नहीं बचा है मेरे पास जिसकी वजह से मैं उन्हें माफ कर सकूं। मैंने बिना गलती के माफी मांगा था उनसे, उन्होंने नहीं दिया, अब मैं नहीं दे सकती। बोल अपने आंसू पोंछ कर बोली, सॉरी पापा, मुझे माफ कर दीजिए, शायद अब मुझसे नहीं होगा। बोलकर किचन में चली गई। कुछ देर बाद उसने थोड़ा बहुत खाना खाया और विग्रह को लेकर अपने रूम में चली गई। साधना जी राकेश जी के पास बैठते हुए बोली, भैया, उसे जीने का एक वजह मिल चुका है, वरना उसे हम रोहन के साथ ही खो चुके होते। राकेश जी उन्हें देखते हुए बोली, फिर भी साधना, उसकी अभी उम्र ही कितनी है, और उसकी आंखों का दर्द देख सकता हूँ मैं। मुझे तो लगता है मैंने ही कोई पाप किया था जिसकी सजा इस जन्म में मिल रही है मुझे। बेटे को देखकर जीता था, लेकिन अब तो। बोल उनकी आंखें भर आईं और गला रुंध गया और आगे के शब्द वहीं रुक गए। साधना जी उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, उसका ही तो प्रतिरूप है विग्रह, उसी को देखकर अब जीना है और बहू के लिए मजबूत बनना है।
लेकिन मुझे नहीं लगता कभी वो राजी होगी, क्योंकि टूट कर चाहा है उसने रोहन को। वो अपने आप को मिटा लेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कभी भी आपकी बात मानेगी। राकेश जी, उसे मानना पड़ेगा साधना। उसकी जिद कितने दिन मानेंगे हम? हमारे जाने के बाद उसका क्या होगा? उसके लिए तो कम से कम हमें सोचना पड़ेगा ना। साधना ठीक है, उसका मूड देखकर बात करूंगी मैं। राकेश जी, उसका मूड साधना, कब खुलकर बात किया उसने मुझसे? मुझे तो यह भी याद नहीं। जब देखो सुनी आंखों में बस आंसू ही दिखता है, और कुछ नहीं। कितनी बार बोलता हूँ कहीं घूम आओ, लेकिन वो भी नहीं सुनती। अरे 10 दिन तक ऑफिस तो मैं संभाल ही सकता हूँ। साधना ठीक है, कल बात करती हूँ। देखती हूँ क्या बोलती है। कहती हूँ साथ रिया को भी लेकर जाए, क्या पता मान जाए। राकेश जी, हाँ, कैसे भी करके हो सके तो मनाओ। घूमेगी तो दिमाग फ्रेश होगा, कुछ आगे सोचेगी, वरना घुटती रहेगी। बोलकर अपने रूम में चले गए और साधना जी बैठकर सोचने लगी। दूसरे दिन डाइनिंग टेबल पर साधना जी वर्षा को देखते हुए बोली, बेटा कुछ बात करनी थी। वर्षा जी, बोलिए बुआ जी। साधना जी, बेटा पहले प्रॉमिस करो, जो भी कहूंगी सुनोगी। वर्षा उन्हें देखते हुए बोली, अगर सही होगा तो जरूर सुनूंगी, आप बोलिए। साधना जी, पहले प्रॉमिस तो करो। वर्षा, प्रॉमिस करने वाले साथ और प्रॉमिस दोनों नहीं निभाते, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अगर आपकी बात सही होगी तो मानने की कोशिश करूंगी। साधना जी उसके कहने का मतलब समझते हुए बोली, बेटा मैं और भैया चाहते हैं तुम कुछ दिनों कहीं घूम आओ। अच्छा, कहीं नहीं तो केदारनाथ ही चली जाओ। वहां दर्शन कर लेना, मन शांत हो जाएगा। और विग्रह की सलामती के लिए मैंने पूजा माना था, लेकिन तब से हालात अच्छे नहीं थे। लेकिन अब कुछ ठीक है, तो जाओ और जाकर घूम आओ। ज्यादा देर पूजा पाठ को टालना भी अच्छा नहीं होता। वर्षा जी, बुआ मैं चली जाऊंगी। टिकट के लिए बोल दे रही हूँ, कल सुबह निकल जाऊंगी। साधना जी, रिया को साथ ले जाओ, सही रहेगा। वर्षा जी, जैसा आप कहें। अगर उसके पास टाइम है तो वो चल सकती है। बोल विग्रह को उठाया, तब साधना उसे रोकते हुए बोली, आज सब घर पर ही रहेंगे, तो विग्रह को घर छोड़ दो, हम सब देख लेंगे। वर्षा ने उसका सर चूमा और गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए बाहर निकल गई। वीर ऋषि के साथ चुका था, लेकिन उसके दिमाग से ना तो वर्षा निकल रही थी और ना रोहन। जैसे लग रहा था दोनों को काफी करीब से देखा है, लेकिन कहाँ, कुछ याद नहीं आ रहा था। दूसरे दिन सुबह रोज की तरह ध्यान किया, गुरु जी को वहां सारी हुई बातें बताई और अपने कमरे में जाकर सबसे पहले बाल काटा और रोहन के बारे में सोच सोच कर उसे सेट करने लगा। उसके बाद क्लीन शेव किया और खुद को आईने में देखा, तो चेहरा काफी जाना पहचाना लग रहा था। कहाँ देखा, बस यही याद नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद नहा धोकर बाहर आया। आज उसने चश्मा भी नहीं लगाया और बाहर आकर गंगा किनारे एक बड़े से पत्थर पर बैठ गया और सामने देखकर सोचने लगा, क्या सच में सब कुछ उसका वहम है, या फिर कोई खास रिश्ता है उसका वर्षा से? क्यों वर्षा को देखकर आज धड़कनें अपने आप धड़कने लगी थी? क्यों उसे जी भरकर देखना चाहती थी? क्यों उसे बार बार देखने के लिए ये नजरें बगावत कर रही हैं? क्यों अभी भी ये नजरें हर जगह उसे ही तलाश रही हैं? क्यों उसकी तरफ बढ़ने का मन किया? इतने सारे क्यों क्यों है मेरी लाइफ में महादेव, क्यों? बोल, वो तेज से चिल्ला दिया। वर्षा ऑफिस में बैठी थी कि उसे अचानक घबराहट और बेचैनी होने लगी। वो उठकर इधर से उधर टहलते हुए बोली, आज ऐसा क्यों हो रहा है? 3 साल में पहले तो कभी नहीं हुआ, तो फिर क्यों महादेव? प्लीज, सब तो छीन लिया, अब क्या है मेरे पास? सांसें ही तो बची हैं, अब उसे भी छीन लो। नहीं जीना मुझे बिना मतलब की जिंदगी। बोलकर वहीं चेयर पर बैठकर सर सीट से टिका लिया। दूसरे दिन वर्षा विग्रह और रिया के साथ केदारनाथ के लिए निकल गई। जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन सबके काफी कहने पर और विग्रह के नाम पर उसने जाने का फैसला किया, इसलिए उसने ट्रेन से जाना ही सही समझा और रिया के साथ ट्रेन में बैठ गई। वीर सुबह से ध्यान लगा रहा था, लेकिन बार बार उसका दिल दिमाग जाकर वर्षा पर ही अटक जाता था। बार बार उसका चेहरा जैसे सामने आ जाता था। बहुत कोशिश के बाद भी जब उसका ध्यान नहीं लगा, तो उठकर बाहर आ गया। गुरुजी ने आज उसे देखा तो कुछ देर के लिए उसे पहचान ही नहीं पाए। फिर उसके पास आते हुए बोले, क्या हुआ वीर, आज ये परिवर्तन क्यों? क्या कुछ याद आ गया? वीर ने उनकी तरफ देखकर गर्दन नामे हिला दिया। फिर उनके पास बैठते हुए बोला, गुरुजी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मन बहुत बेचैन हो रहा है, जब से दिल्ली से आया हूँ। मन वहीं कहीं जैसे ठहर गया हो, किसी चीज में ध्यान ही नहीं लग रहा है। मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं?
गुरुजी ने उसे ध्यान से देखते हुए बोले, ये मन बहुत चंचल होता है वीर, इसीलिए बोलते थे आपको, इसे शांत करो और सब्र करो, सब कुछ जल्दी ही याद आ जाएगा। वीर, लेकिन गुरुजी, जो मैंने देखा महसूस किया, उन आंखों का खालीपन जैसे मन को एक मिनट भी चैन नहीं दे पा रहा है। जैसे लग रहा है सब कुछ मेरी वजह से है। लेकिन गुरुजी, जब तक तुम्हें सब कुछ याद नहीं आ जाता, तब तक कुछ कहना भी तो झूठ होगा। इसलिए एक काम करो, शाम को एक जत्था केदारनाथ जा रहा है, तुम भी उनके साथ चले जाओ। क्या पता मन शांत हो जाए और तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब भी मिल जाएं। वीर ने हाँ में सिर हिला दिया तो गुरुजी उसके सर पर हाथ रखकर बोले, विजयी भव, और उठकर अंदर की तरफ चले गए। वीर भी अब उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया। कुछ देर में जत्थे का पता किया और कुछ कपड़े और जरूरी सामान लेकर शाम को उनके साथ केदारनाथ के लिए निकल गया। मन में भावनाओं का बाढ़ था, लेकिन जवाब उसके पास शायद अभी तक एक भी नहीं था। वर्षा रात को ही देहरादून पहुंची तो आंखों के आगे उसकी बीती सारी जिंदगी एक के बाद एक रिवायन होने लगी। यहीं पर उसने जन्म लिया और यहीं पर उसने जीने की वजह अपना सब कुछ खो दिया, और आज फिर वहीं आकर खड़ी है। उसे सोचता देखकर रिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, भाभी हमें चलना चाहिए। वर्षा हाँ बोल उसके साथ कुछ आगे बढ़ी कि सामने से आते एक 30-35 साल के आदमी ने उनका बैग पकड़ लिया और देखते हुए बोला, सर ने बोला था आपको सिर्फ होटल तक छोड़ने के लिए। बोल फोन निकाल, राकेश जी को फोन लगाकर उसे पकड़ा दिया। राकेश जी, बेटा आराम से पहुंच गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? वर्षा, नहीं पापा, आप क्यों परेशान होते हैं, हम सब ठीक हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा। बोल फोन रख दिया। कुछ देर में वर्षा बिगड़ा और रिया के साथ होटल पहुंची और बिगड़ा को लेकर अपने रूम में चली गई। दूसरे दिन वर्षा नहा धोकर फ्रेश हुई, बिगड़ा को भी कपड़े पहनाए। तब तक रिया उसके रूम में आते हुए बोली, भाभी आप तैयार हो गई हैं तो? वर्षा, बस 2 मिनट, और अपना दुपट्टा सही करने लगी। रिया बिगड़ा के साथ खेलने लगी। कुछ देर में दोनों होटल के बाहर आई तो कल वाला ड्राइवर और गाड़ी उन्हीं का इंतजार कर रही थी। वर्षा और रिया दोनों आकर पीछे बिगड़े के साथ बैठ गईं। रास्ता लंबा था तो बीच बीच में ड्राइवर गाड़ी रोकते हुए आराम से चल रहा था। ड्राइवर दोनों को पास के लॉज में ठहरने के बाद सुबह दर्शन करने के लिए बोला, क्योंकि दोनों को पहुंचने में काफी रात हो चुकी थी। वर्षा ने रिया से बात करके हामी भर दिया। वीर भी शाम तक पहुंचकर सुबह दर्शन करने को सोच सबके साथ ही रुका हुआ था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।